नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मगध एजुकेशन में। अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, कल हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट किए थे और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जिस प्रकार किए थे कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेली हम लोग 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ आंसर नहीं यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, केवल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जो बार बार पूछे जाने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन से पूरा टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग फिर से आप लोग पेन और कॉपी को क्या रखिएगा, रेडी रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर जानने से पहले देखिए, ये जो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका पार्ट थर्ड से है। कौन सा पार्ट से है, तो पार्ट थर्ड से। पार्ट थर्ड जो होता है वो आपका कहां से होता है, तो आपका आर्टिकल 12 से 35 तक होता है। तो जो आपका आर्टिकल 12 है, जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 में क्या दिया गया, यहाँ पे राज्य की परिभाषा के बारे में बोला गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में क्या है, यहाँ पे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बना कानून जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमान्य हो जाएगा। मौलिक अधिकार के विरुद्ध जो भी यहाँ पे कानून बनेगा वो क्या हो जाएगा, अमान्य घोषित हो जाएगा। फिर आर्टिकल 14 की बात करें तो जो आर्टिकल यहाँ पे 14 होता है उसमें क्या बोला गया, यहाँ पे कानून के समक्ष क्या है, यहाँ पे समानता, मतलब कानून के सामने क्या है, सभी लोग बराबर हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे समानता, कानून के समक्ष क्या हो जाएंगे, यहाँ पे समान हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स में लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया गया, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, यहाँ पे धर्म जाति लिंग, धर्म जाति, उसके बाद यहाँ पे लिंग और क्या हो जाएगा, यहाँ पे जन्म स्थान। तो ये सब के आधार पर जो है वो आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 आपका क्या कहता है कि सरकारी नौकरी, जो भी यहाँ पे सरकारी नौकरी होती है, सरकारी नौकरी के समान अवसर आपको मिलेंगे। ठीक है, आर्टिकल 17 कहता है, क्या कहता है, तो आर्टिकल 17 में आपका क्या है, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है, तो अस्पृश्यता का यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे अंत बोला गया। ठीक है, अगर बात की जाए आर्टिकल 18 में, तो आर्टिकल 18 में क्या दिया गया, यहाँ पे उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या दिया गया, यहाँ पे उपाधियों का अंत, मतलब किसका अंत, यहाँ पे टाइटल्स का अंत हो जाएगा। फिर आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। 6 प्रकार की क्या बात की है, यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 आपका क्या कहता है, यहाँ पे अपराधों से संबंधित क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपराधों से संबंधित कानूनी सुरक्षा। अपराधों से संबंधित किसके बारे में यहाँ पे बात करता है, यहाँ पे कानूनी सुरक्षा के बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पे जीवन और व्यक्तिगत, जीवन प्लस व्यक्तिगत, जीवन प्लस किसका, यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का क्या देता है, यहाँ पे अधिकार देता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया गया, यहाँ पे आर्टिकल 22। उसके बाद अच्छा, आर्टिकल 22 से पहले आर्टिकल 21 का ये एक और पार्ट है, कौन सा, आर्टिकल 21 ए। आर्टिकल 21 ए में क्या देता है, यहाँ पे आर्टिकल 21 ए बोलता है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से कैमा वर्ष, यहाँ पे 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिला गया, यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, यहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में क्या है, यहाँ पे गिरफ्तारी और यहाँ पे गिरफ्तारी और निरोध, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटेंशन के समय सुरक्षा। जो यहाँ पे गिरफ्तारी या फिर जो यहाँ पे निरोध होता है, डिटेंशन होता है, उसके समय क्या दिया गया, यहाँ पे सुरक्षा की बात इसमें की गई है आर्टिकल 22 में। फिर बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या है, यहाँ पे मानव तस्करी, मतलब क्या हो जाएगा, मानव तस्करी का मतलब क्या होता है, यहाँ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार पर क्या होगा, यहाँ पर रोक। उसके बाद आर्टिकल 14, जो सॉरी आर्टिकल 14 ने आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में यह बोला गया है कि 14 वर्ष के कम, 14 वर्ष से जो कम यहाँ पे है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक की बात की गई है। किसमें, यहाँ पे आर्टिकल 24 में। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 25 से 28 जो होता है वो आपका क्या कहता है, यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल 25 से 28 जो है वो आपका धर्म का स्वतंत्रता का बात करता है। फिर आपका आता है
आर्टिकल आपका 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30 किसके बारे में बोलता है? यहाँ पे सांस्कृतिक, किसके बारे में बोलता है? यहाँ पे सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, किसका अधिकार? यहाँ पे शैक्षिक अधिकार के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल आपका 32, आर्टिकल 32 क्या है? यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सोल एंड हर्ट कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? सोल एंड हर्ट कहा जाता है। और ये जो सोल एंड हर्ट मतलब आत्मा और हृदय कहा जाता है, ये किनके द्वारा बोला गया था? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कौन हो जाएंगे यहाँ पे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके द्वारा क्या बोला गया था? आर्टिकल 32 को जो है वो हम लोग सोल और हट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल 12 से 35 है वो आपका क्या हो जाता है? फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। और यहाँ पे ये कौन सा आर्टिकल, ये आपका कौन सा पार्ट हम लोग देखें? ये 12 से 35 तक, तो 12 से 35 तक जो है वो आपका पार्ट 3 है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? यहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन, मतलब कि अनटचेबिलिटी का अंत। तो अनटचेबिलिटी आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आर्टिकल 17 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आपका कहां से कहां तक होता है? तो जो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, ये जो 14 से 18 तक है ये आपका क्या कहलाता है? राइट टू इक्वालिटी है, मतलब कि समानता के अधिकार हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे? राइट टू इक्वालिटी हो जाएंगे। राइट टू क्या हो जाएंगे? यहाँ से इक्वालिटी, ये सब हो जाएंगे 14 से 18 तक, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये एक बात और आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो कि आपका 1955 का था। क्या था यहाँ पे? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है ये आपका छूत से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के लिए क्या किया गया? बनाया गया। कब? यहाँ पे 1955 में। और क्या बनाया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। जाति के आधार पर छुआछूत करना जो है वो भारत में क्या है? यहाँ पे दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं ये सभी चीज आप लोगों को यहाँ पे पार्ट 3 पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? सारे चीज को एकदम, जैसे हम लोग को एक टॉपिक दिखेगा तो एक टॉपिक को पूरा एकदम खोल कर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपका आगे जाकर कभी भी आपका एग्जाम में या फिर हम लोग सेट में आ जाए तो वो कभी भी आपका अब गलत नहीं होना चाहिए। और बार बार जब रिवीजन होते रहेगा तो माइंड जो है वो आपका ऑटोमेटिक जो है वो उसे क्या कर लेता है? यहाँ पे अपने हार्ड डिस्क में अपना स्टोर कर लेता है एकदम बिल्कुल परमानेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? ये आपसे पूछा गया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड माउंटबेटन ही जो थे वो भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत के आखिरी लास्ट वाइसरॉय भी थे। ये जो थे वो कौन थे? लास्ट वाइसरॉय भी थे, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था, इनके कार्यकाल की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 अगस्त 1947 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 21 जून 1948 तक था। क्या था यहाँ पे? 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक थे, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए, किसकी बात की जाए यहाँ पे, तो पहले पहले और एकमात्र भारतीय, पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो जल्दी से बताएंगे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कौन हो जाएंगे? यहाँ पे सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था? यहाँ पे गणराज्य बना था, रिपब्लिक बना था, और गवर्नर जनरल का पद क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन बने थे? यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आप लोग याद करेंगे क्या थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट वाइसरॉय, लास्ट वाइसरॉय, यहाँ पे बंगाल का पहले गवर्नर जनरल, यही सब पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पे 1773 में कौन थे? यहाँ पे वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे यहाँ पे? वारेन हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग्स थे।
कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और ये क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। कौन हो जाएंगे? जल्दी से बोलते जाएंगे यहाँ पे। गवर्नर जनरल, जिनको आता है वो लोग क्या करेंगे? यहाँ पे बोलते जाएंगे ताकि फिर से रिवीजन हो जाए। तो 1773 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के क्या बने? पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है। 1773 में ही यहाँ पे क्या हो गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया गया था? यहाँ पे नियुक्त किया गया था यहाँ पे वारेन हेस्टिंग को। और 1774 में क्या हो गया था? यहाँ पे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इन्हीं के टाइम में, वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही कलकत्ता में जो है वो क्या हो गई थी? सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई थी? यहाँ पे स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1833 की। 1833 में कौन आते हैं? यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। कौन आते हैं यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हो जाएंगे वो भारत के, किसके? यहाँ पे भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे। भारत के पहले कौन हो जाएंगे? यहाँ पे गवर्नर जनरल हो जाएंगे। जनरल हो जाएंगे। ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही क्या किया था? यहाँ पे 1829 में क्या किया था? यहाँ पे सती प्रथा को समाप्त किया था। किसको? यहाँ पे कौन सी प्रथा को? तो सती प्रथा को समाप्त किया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया था? यहाँ पे बढ़ावा दिया था। किनके द्वारा? यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1858 की। 1858 में कौन आ जाता है? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। कौन आ जाएंगे? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आ जाएंगे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के आखिरी भारत के आखिरी गवर्नर भारत के आखिरी गवर्नर जनरल एवं पहले वाइसरॉय कौन हो जाएंगे? यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और इन्हीं के समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1857 का क्या हो गया था? यहाँ पे विद्रोह हो गया था। क्या हो गया था? यहाँ पे 1857 का विद्रोह हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लागू हुआ था, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लागू हुआ था यहाँ पे 1858 को क्या हुआ था? यहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है। देखिए ये सब तो हम लोग देख लिए यहाँ पे गवर्नर जनरल और यहाँ पे वाइसरॉय के बारे में। अब हम लोग कुछ ऐसे यहाँ पे वाइसरॉय और गवर्नर देखते हैं जिनके समय में कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिपन के बारे में। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे लॉर्ड रिपन के बारे में, तो जो लॉर्ड रिपन थे यहाँ पे, इन्हें क्या कहा जाता था? जो लॉर्ड रिपन थे ये क्या थे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब क्या? यहाँ पे स्थानीय स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन के जनक इन्हें कहा जाता है। यहाँ पे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इन्हीं के समय 1883 में, कब? यहाँ पे 1883 में क्या आया था? यहाँ पे इलवर्ट बिल। क्या आ जाएगा? यहाँ पे इलवर्ट बिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से इलवर्ट बिल। उसके बाद यहाँ पे किनके बारे में बात किया जाए? यहाँ पे कर्जन के समय। तो लॉर्ड कर्जन जो थे, कर्जन के समय क्या हुआ था? यहाँ पे बंगाल विभाजन। कब? यहाँ पे 1905 में क्या हो गया था? बंगाल विभाजन हुआ था। किनके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन। ठीक है। इन्होंने ही, कर्जन ने ही क्या किया था? यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब कि एएसआई को क्या किया था? यहाँ पे मजबूत किया था। उसके बाद बात करें यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड की। किसकी बात करें? तो लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड की बात करें तो लॉर्ड हॉर्डिंग के सेकंड के समय में क्या हुआ था कि यहाँ पे 1911 में जो राजधानी पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से कहाँ लेके गई? तो जो राजधानी थी उसे कहाँ कर दिया गया? यहाँ पे कलकत्ता से क्या कर दिया गया? कलकत्ता से यहाँ पे दिल्ली कर दिया गया। क्या? राजधानी को। ठीक है। दिल्ली दरबार भी आयोजित किया गया था यहाँ पे लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ही। दिल्ली दरबार भी, और ये कब आयोजित किया गया था? यहाँ पे 1911 में। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे जेम्स फोर्ड की, तो जेम्स फोर्ड के समय में क्या हुआ था? तो यहाँ पे लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। ठीक है। और ये जो है वो कब आया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ये आपका कब आया था? तो 1919 में। ठीक है। उसके बाद आपका मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी आपका यहीं पे, मॉन्टेगियो चेम्सफोर्ड सुधार भी यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही था। उसके बाद आपका आता है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय में यहाँ पे कल हम लोग पढ़े थे कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था? यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
जो आपका शुरू हुआ था वो आपका यहाँ पे कब शुरू हुआ था, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में हुआ था, और 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें आपका क्या हुआ था यहाँ पे, तो गांधी इरविन समझौता के बाद जो है वो आपका क्या किए थे, यहाँ पे फर्स्ट गोलमेज यहाँ पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी क्या किए थे, यहाँ पे भाग लिए थे। ठीक है, ये सभी बात को आप लोग याद रखेंगे, जैसे जैसे अब आगे और आते जाएगा तो हम लोग और आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बाकी और गवर्नर और वाइसराय के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सभी पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, डांडिया रास इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। जो डांडिया रास है वो आपका यहाँ पे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कहाँ का हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका डांडिया रास, ये गुजरात का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुजरात की और बात की जाए तो गुजरात को तो एक तो हो गया यहाँ पे डांडिया रास हो गया है, उसके बाद और क्या हो जाएगा, यहाँ से गरबा हो जाएगा। गरबा के बाद और क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे टिप्पणी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे टिप्पणी याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ का है, गुजरात का ही है। गुजरात का और डांस है क्या है, जैसे भवाई हो गया, हुडो, हुडो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात का ही हो जाएगा। उसके बाद पाधर, ये सभी कहाँ का है, तो ये सभी जो है वो आपका गुजरात का ये फोल्क डांस है। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए जो राजस्थान है, राजस्थान का कुछ डांस हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट, जो बार बार आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे घूमर हो गया, कालवेलिया हो गया, जैसे आपका यहाँ पे चरी हो गया। फिर आपका महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कौन कौन से फोल्क डांस हो जाएंगे, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका लावनी, फिर आ जाएगा तमाशा, फिर आपका हो जाएगा कोली। ये सभी कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा यहाँ पे फेमस में आपका हो जाएगा, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मटकी हो गया, गौर हो गया, उसके बाद आपका भगोरिया। ये सभी कहाँ का हो जाएगा, तो ये सभी जो फोल्क डांस हो जाएंगे वो मध्य प्रदेश की हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका पंजाब का भी पूछा जा सकता है, तो पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा या फिर गिद्दा। असम का सबसे फेमस, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो असम का हो जाएगा क्या है, यहाँ पे बिहू हो जाएगा। उसके बाद बिहार से आपका पूछा जा सकता है, तो बिहार का आप लोग याद रखेंगे, तो बिहार का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जट जाटिन, जट जटिन। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिहार का झिझिन हो जाएगा, झिझिया डांस। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिहार का लौंडा डांस। और क्या हो जाएगा बिहार का, यहाँ पे तो फगुआ डांस। ये सभी कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ पे बिहार के हो जाएंगे। अगर यहीं पे बात की जाए किसके, तो यहीं पे बात की जाए यहाँ पे मिजोरम की, जैसे मिजोरम का आ जाएगा। ठीक है, मिजोरम का आ जाएगा, तो मिजोरम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिराव। चिराव मतलब ये जो होता है, ये चिराव जो है ये एक वास्य नृत्य है। किसका है, वास्य नृत्य है। ये आपको याद रखना है मिजोरम का। जैसे आपसे पूछा जाए यहाँ पे झारखंड का, तो झारखंड का आप लोग क्या लिखेंगे, तो झारखंड का जो डांस हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, छऊ हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जदुन याद नाम रख सकते हैं। केरल का क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे काय कोटली कली याद रख सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे स्टेट है और बहुत सारे उसके डांस है। तो अभी हम लोग कुछ स्टेट का देख लिए हैं, बाद में हम लोग क्या करेंगे और भी और स्टेट का देखेंगे। जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग, जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ अलग स्टेट का देखेंगे। तो कम से कम इतना आप इन सभी स्टेट का कम से कम आप इतना याद क्या कीजिए, अभी यहाँ पे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, यहाँ पे साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन साल्ट का जो यहाँ पे रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड। बताइए यहाँ पे जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से NaCl हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का NaCl हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो Na है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो Na आया सोडियम के लिए और क्लोराइड आया किसके लिए, यहाँ पे Cl से मतलब क्लोरीन। जो ये जो है वो आपका कॉमन साल्ट ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। जो आपका सोडियम है वो आपका क्या होता है, एक प्रकार का मेटल है, और जो आपका क्लोरीन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटल है। तो खाने वाले नमक में अक्सर जो है वो क्या मिलाई जाती है, यहाँ पे तो खाने वाले नमक में जो है वो अक्सर आयोडीन मिलाई जाती है, ताकि जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर का मतलब क्या हो जाएगा, घेंघा रोग। जो यहाँ पे घेंघा रोग है,
कौन सा रोग? यहाँ पे घेंघा रोग से क्या हो सके, यहाँ पे बचाव हो सके, इसीलिए क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है नमक में। तो समुद्र के पानी और सेंधा नमक, जो रॉक साल्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नमक जो है वो हम लोग प्राप्त करते हैं, आप लोगों को पता होगा। और इसी के लिए महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? एक आंदोलन चलाया था जिसमें नमक को तोड़ा था। तो क्या वो कौन सा आंदोलन था? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देख लिए यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड NaCl देख लिए। आपसे पूछा जा सकता है बाई, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे खाने का सोडा। ये क्या हो जाएगा? खाने का सोडा, जो हम लोग खाना बनाते समय डालते हैं ना, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो यहाँ पे सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3 होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। CaCO3 को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या यहाँ पे बोलते हैं? यहाँ पे संगमरमर। उसके बाद हम लोग चौक, CaCO3 है। उसके बाद आपका पोटेशियम क्लोराइड, तो जो आपका यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पे वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। इसी के साथ आप याद रख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि आपका बहुत बार पूछा गया है। कौन सा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट आपका क्या हो जाता है? KNO3 हो जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है? सोरा हो गया। उसके बाद आपका बूझा चूना का पूछा जाए कि बूझा चूना का सूत्र बताइए, मतलब कि स्लेक्ड लाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे बूझा चूना, तो बूझा चूना का जो आपका यहाँ पे स्लेक्ड लाइम, कौन सा लाइम? यहाँ पे स्लेक्ड लाइम। इसका अगर यहाँ पे सूत्र की बात की जाए तो आपका क्या हो जाता है? CaOH2, ठीक बात है, CaOH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहीं पे बात की जाए यहाँ पे बिना बूझा चूना, मतलब कि यहाँ पे क्यूक लाइम की, मतलब कि यहाँ पे जो बूझा चूना वो नहीं है, मतलब बिना बूझा चूना, किसकी बात की जाए? यहाँ पे क्यूक लाइम की, ठीक है। तो क्यूक लाइम का जो फॉर्मूला हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे CaO। CaO को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक बात है। यहाँ पे उम्मीद करते इतना आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष से शुरू हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? यहाँ पे तो 8 अगस्त 1942 को। कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो आंदोलन है ये आपका मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से क्या हुआ था? यहाँ पे मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, ग्वालियर टैंक मैदान, ये जो आंदोलन है वो आपका यहाँ पे मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहां से क्या हुआ था? यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसे आज जो है वो अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। आज का जो यहाँ पे न्यू नेम है इसका क्या है? अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, ठीक है। इस आंदोलन का जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन हो जाएंगे? यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएंगे। गांधी जी ने इसी आंदोलन में जो है वो किसका नारा दिया था? तो जो नारा दिया गया था करो और मरो का, करो या मरो का जो नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, वो कौन से आंदोलन के समय दिया गया था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन आपका शुरू हुआ था उसमें, ठीक है। और यह प्रस्ताव जो है वो आपका यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में पास किया गया था। ये जो प्रस्ताव है ये कब कब कहाँ पास किया गया था? जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मतलब AICC की बैठक में क्या कर दिया गया था? इसे पास किया था। आंदोलन शुरू होने के अगले ही दिन गांधी जी, नेहरू जी जो थे और सरदार पटेल सहित बहुत जो बड़े नेता थे उन्हें क्या कर लिया गया था? यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था अगले ही दिन से। तो अरुणा असफ अली ने क्या किया था? आंदोलन के दौरान क्या किया था? यहाँ पे तिरंगा फहराया था, इसीलिए उन्हें जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। किन्हें कहा जाता था? यहाँ पे अरुणा असफ अली को। किन्हें कहा जाता है? तो अरुणा आशफ अली को बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका की नायिका कहा जाता है। किन्हें? तो यहाँ पे अरुणा आशफ अली को, ठीक है। उषा मेहता ने इस
आंदोलन के दौरान क्या किया था, कांग्रेस रेडियो चलाया था। तो जब ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो कांग्रेस रेडियो जो चलाया गया वो किनके द्वारा चलाया गया, जो कांग्रेस रेडियो जो चलाया गया वो किनके द्वारा चलाया गया, तो यहाँ पे उषा मेहता के द्वारा। किनके द्वारा चलाया गया, यहाँ पे उषा मेहता के द्वारा। और ये जो आंदोलन है वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ था। जो आपका यहाँ पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट था ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय क्या हुआ था, ये शुरू हुआ था। कौन सा, तो यहाँ पे आपका क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ, शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पे क्वाइट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन और भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे अभी आज ही हम लोग देखे थे कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था, तो वो कौन सा आंदोलन हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, जो कि कब हुआ था, 1905 में हुआ था। 1919 में आपको याद होगा क्या हुआ था, 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट पास हुआ था। कौन सा, यहाँ पे रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, यहाँ पे लागू हुआ था, जिसके विरोध में उसी वर्ष जो है वो आपका क्या हो गया था, यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो है वो लागू हुआ था। और उसी वर्ष जो है वो क्या हुआ था, यहाँ पे जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जालियावाला बाग हत्याकांड भी इसी टाइम में हुआ था, रॉलेट एक्ट के बाद में। उसके बाद आता है, यहाँ पे बात आती है 1920 की। तो 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है वो आपका यहाँ पे 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसी समय जो है वो आपका क्या चला था, तो इसी समय जो है 1920 में ही आपका क्या चला था, यहाँ पे खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन भी चला था। कब, यहाँ पे 1920 में। अगर बात की जाए यहाँ पे 1930 की, तो 1930 में जो है वो यहाँ पे सवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सवज्ञा नहीं सॉरी, यहाँ पे दोनों को मिलाकर हम बोल दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या शुरू किया था, यहाँ पे अभी इसके पहले कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन में पूछे थे क्या, नमक कानून। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या शुरू किया था, यहाँ पे दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपका 1930 में शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने दांडी मार्च किया और क्या तोड़ा, यहाँ पे नमक कानून को क्या कर दिया, यहाँ पे तोड़ दिए। कौन, गांधी जी। ठीक है, 1942 में हम लोग क्या देखे, अभी जस्ट देखे, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या था, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक बात है, क्या हुआ था, यहाँ पे शुरू हुआ था। और इसी समय क्या दिए थे, यहाँ पे करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे 1946 में क्या हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, यहाँ पे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था। ठीक है, मतलब नौसैनिक विद्रोह हुआ था। कब, तो 1946 में। और उसके बाद यहाँ पे 15 अगस्त 1947 का कौन सा डेट, तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया था, यहाँ पे स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो ये सभी चीज आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैरोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। ठीक बात है। अगर यहीं पे बात की जाए तो थर्मामीटर है। थर्मामीटर किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए, मतलब तापमान के लिए। ये जो है वो आपको क्या मापता है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पे तापमान मापता है। ठीक है, जब बुखार लग जाता है थर्मामीटर ही तो लगाते हैं, तापमान मापता है। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोमीटर। तो जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव का जो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी है, जो आपेक्षिक घनत्व है, उसको मापता है। उसके बाद जो यहाँ पे आपका दिया गया एम मीटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत धारा को क्या करता है, यहाँ पे मापता है। और इसी के साथ यहाँ पे हाइड्रोमीटर आ गया है, तो यहाँ पे एक चीज लिख लीजिएगा, क्या, यहाँ पे हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है वो किस चीज को मापता है, जो हाइग्रोमीटर है वो ह्यूमिडिटी, मतलब कि हवा की आर्द्रता
इसको यहाँ पे हवा की आर्द्रता को क्या करता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मापता है। अगर यहीं पे ये बात की जाए, यहाँ पे एनीमोमीटर, किसकी बात की जाए, यहाँ पे एनीमोमीटर है। तो एनीमोमीटर जो है वो विंड स्पीड, मतलब कि हवा की गति को क्या करता है, ये जो है वो आपका मापता है। अगर रेन गॉज, ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रेन गॉज के बारे में, तो रेन गॉज जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेन गेज, ये जो है वो वर्षा मापता है। क्या मापता है, तो यहाँ पे वर्षा को मापता है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे, यहाँ पे कुछ और लिख लेंगे यहाँ पे, तो सिस्मोग्राफ, कौन सा ग्राफ, तो सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तरंगे, किसको, यहाँ पे भूकंप की तरंगे, भूकंप की तरंगे को क्या करता है, यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। वोल्ट मीटर यहाँ पे बहुत ही इजी है, वोल्ट मीटर जो है वो बहुत बार पूछा गया है। तो जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे, तो जो वोल्ट मीटर है वो किसको मापता है, तो वोल्टेज, इजी सा क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज, मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे विद्युत विभवांतर, मतलब किसके लिए, वोल्टेज के लिए। तो अगर ऐसे ही आपको क्या बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है किसके बारे में, यहाँ पे लोकोमीटर के बारे में, लैक्टोमीटर के बारे में। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताएंगे, ये आपका रहेगा होमवर्क में। लैक्टोमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया, अल्टीमीटर हो गया। इसी के साथ साथ आपको किसका बताना है, यहाँ पे स्पीडोमीटर का बताना है। किसका बताना है, स्पीडोमीटर का, स्पीडोमीटर का बताना है। इसी के साथ साथ आपको बताना है यहाँ पे किसका, तो ओम मीटर का बताना है। किसका बताना है, होम मीटर का बताना है, ओम मीटर का बताना है, ठीक है। इन चारों का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से बताएंगे। भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से किन दो फसलों पर केंद्रित थी। भारत में हरित क्रांति जो है वो मुख्य रूप से किन दो फसलों पर केंद्रित थी, चावल और मक्का, गेहूं और चावल, यहाँ पे गेहूं और दालें, या फिर कपास और जूट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का गेहूं और चावल क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1966 से 1967 में आपका क्या इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ पे हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो किस पे पड़ा था, यहाँ पे गेहूं और चावल पे पड़ा था। अगर यहीं पे बात की जाए तो हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे, यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे, ये क्या हो, किनके, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर एम एस स्वामी नाथन। अगर यहीं पे बात की जाए, किनकी बात की जाए, तो यहीं पे अगर बात की जाए, यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक, अगर विश्व में यहाँ पे विश्व जनक, यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए, यहाँ पे जीआर की लिख देते हैं, यहाँ पे विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन, कौन हो जाएंगे, यहाँ पे बोरलॉग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और कौन सा, यहाँ पे पश्चिमी जो यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ में यहाँ पे की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें जो हरित क्रांति, इसमें जो है HY मतलब कि यहाँ पे क्या, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का क्या किया जाता है, यहाँ पे उपयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हरित क्रांति किससे रिलेटेड, गेहूं और चावल से रिलेटेड, ठीक है यहाँ पे। और भारत में जनक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन हो जाएंगे, और विश्व के जनक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको बोलते भी जाना है और लिखते भी जाना है, ठीक है। अगर यहीं पे बात की जाए, यहाँ पे तो हम लोग देख लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। अगर व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में देखा जाए, किसके बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में देखा जाए, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन का देखा जाए, तो ये जो था वो किसके लिए था, तो यहाँ पे दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए था। और इसके जो जनक हो जाएंगे यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन के, वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे वर्गीस डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएंगे, ठीक है। ऑपरेशन जो फ्लड, मतलब कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो जो ऑपरेशन फ्लड था वो व्हाइट रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ था। किससे, तो यहाँ पे ऑपरेशन जो फ्लड था, फ्लड
यहाँ पे जो ऑपरेशन फ्लड था वो किससे जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन से ही जुड़ा हुआ था। अगर यहीं पे बात की जाए पीली क्रांति की, कौन सी क्रांति की, तो यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे पीली क्रांति की। तो जो पीली क्रांति था वो आपका ऑयल सीड मतलब तिलहन तिलहन उत्पादनों में वृद्धि से जुड़ा हुआ था। कौन, पीली क्रांति। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है वो किससे जुड़ा हुआ था, तो नीली क्रांति जो है वो मछली, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मछली उत्पादन में वृद्धि से। उसके बाद आपका आ जाएगा भूरी क्रांति, कौन सी क्रांति, तो भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति थी जो वो आपका यहाँ पे चमड़ा, कोको या फिर उर्वरक उर्वरक से ये जुड़ा हुआ था। और चमड़ा जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भूरी क्रांति जो चमड़ा जो है वो कौन सी क्रांति से जुड़ा हुआ था, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूरी क्रांति से जुड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, जैसे आपका आ जाता है सुनहरी क्रांति, कौन सा क्रांति, तो सुनहरी क्रांति। जो सुनहरी क्रांति थी ये आपका फल, शहद, बागवानी मतलब हॉर्टिकल्चर में उत्पादन की वृद्धि से जुड़ा हुआ था। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे रजत क्रांति, तो जो रजत क्रांति थे ये आपका अंडा वृद्धि से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, तो अंडा वृद्धि से जुड़ा हुआ था। अगर यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे गुलाब क्रांति, देखिए ओवरऑल एक टॉपिक हमको मिला नहीं क्वेश्चन से कि पूरा आपको पूरा क्रांति आपको यहाँ पे बता देंगे, ताकि आपका जब भी आपके आगे आए तो फिर से ये चीज लिखेंगे, फिर से आपके माइंड में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। तो गुलाब क्रांति जो है वो क्या है, यहाँ पे झींगा से मांस के उत्पादन से ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप बात की जाती है यहाँ पे लाल क्रांति भी पूछा जाता है। तो लाल क्रांति जो है वो कौन सा हो जाएगा, टमाटर या फिर मांस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन जो है बार बार पलट पलट कर क्या किया जाता है, पूछा जाता है। कभी यहाँ पे क्रांति दे देगा, बताइए यहाँ पे जो है वो किससे रिलेटेड था वो आपको दे देगा। कभी आपका इससे रिलेटेड जो है आपका उत्पादन दे दिया जाएगा, बताइए वो कौन सी क्रांति से। बस यही सब घुमा घुमा कर एसएससी पूछता है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व में सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। अमेजन, नील, यांगत्जी या फिर मिसिसिपी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नील। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 6,650 किलोमीटर हो जाएगा। और ये जो है वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आपका इस अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदी है, ठीक है। जो नील नदी है वो आपका यहाँ पे लेक विक्टोरिया क्षेत्र से निकलकर क्या करती है, यहाँ पे भूमध्य सागर में गिरती है। तो कहाँ से ये निकलती है, तो ये जो है वो विक्टोरिया झील से, कहाँ से, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलती है और ये जो है वो कहाँ जाकर मिलती है, तो भूमध्य सागर में जाकर क्या हो जाती है, यहाँ पे गिरती है। कौन, यहाँ पे तो आपका नील जी है। और ये जो है वो कितने देशों से होकर बहती है, तो 11 देशों से होकर नील नदी जो है वो बहती है, ठीक है। और यहाँ पे इजिप्ट में ये जो नील नदी है, इजिप्ट में जो है इसे नील नदी, गिफ्ट ऑफ द नील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी नील नदी को तो है, इसी नील नदी को कहा जाता है नील नदी का वरदान। तो नील नदी का वरदान जो है वो आपका कहाँ कहा जाता है, तो इजिप्ट में कहा जाता है, ठीक बात है। यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द नील जो है ये किसने कहा था, तो गिफ्ट ऑफ द नील जो है ये बोला गया था यहाँ पे हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा यहाँ पे बोला गया था। किसके द्वारा बोला गया था, तो हेरोडोटस के द्वारा यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। तो एसएससी में जो है वो सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप से बहती है, किस सागर में गिरती है, यहाँ पे यही सब क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया अमेजोन, तो अमेजोन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जो अमेजोन है वो विश्व की सबसे अधिक जल वाली नदी है, ठीक है। सबसे अधिक जल जो हो जाएगा विश्व में, सबसे अधिक जल हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, अमेजोन का हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद यहाँ पे गिरती कहाँ पे, तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, तो ये जो है वो अटलांटिक महासागर में क्या करती है, यहाँ पे गिरती है। अटलांटिक महासागर में क्या करती है, ये जाकर गिरती है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है वहां का क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। उसके बाद आपका यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे यांगतीज, तो जो यांगतीज है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, यहाँ पे एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी, यहाँ पे यांगतीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे मिसिसिपी, तो जो मिसिसिपी है वो उत्तरी अमेरिका,
कौन सी अमेरिका? यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। कौन सी अमेरिका? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है कौन सा? तो मिसिसिपी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? यहाँ पे मिसिसिपी हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए कि यहाँ पे यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? यहाँ पे डेन्यूब हो जाएगी। डेन्यूब जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यूरोप की सबसे, यहाँ पे यूरोप की सेकंड सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये जो यहाँ पे डेन्यूब है, ये सबसे अधिक देशों से होकर क्या करती है? यहाँ पे बहती है। सबसे अधिक देशों से होकर क्या करती है? ये बहती है। ठीक है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यूरोप की, ये तो सेकंड यहाँ पे लंबी नदी हो गई, लेकिन यहीं पे बात की जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा सबसे लंबी नदी में, वो आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पे वोल्गा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वोल्गा हो जाएगा। और यही जो वोल्गा है, ये आपका रूस की सबसे लंबी नदी है। ये जो वोल्गा है वो रूस की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, रूस की सबसे लंबी नदी है। क्या हो जाएगा? रूस की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, रसिया की। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे भारत, अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो भारत का भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो भारत की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे गंगा। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। और ये जो गंगा है वो आपका भागीरथी, ये जो गंगा है वो भागीरथी और अलकनंदा का संगम, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ कहाँ पे होता है? तो देव प्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? तो देव प्रयाग में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे भारत की सबसे चौड़ी नदी, अगर बात की जाए यहाँ पे भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो जो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और तिब्बत में इसी का नाम क्या बोला जाता है? यहाँ पे सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में इसी का नाम क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है? तो तिब्बत में बोला जाता है। तो भारत की लंबी नदी क्या हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पे होता है? देव प्रयाग में होता है। और भारत की चौड़ी नदी कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, जिसे जो है वो आपका यहाँ पे तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाता है? सांगपो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देंगे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो वन हॉर्न राइनोसोरस, मतलब कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए क्या है? यहाँ पे प्रसिद्ध है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की, वो आपका यहाँ पे 1905 में रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में हुई थी ये। और इसे जो है वो नेशनल पार्क जो है वो कब बनाया गया था? तो नेशनल पार्क जो है वो इसे जो है वो 1974 में बनाया गया था। पहले जो था ये रिजर्व फॉरेस्ट था। क्या था? रिजर्व फॉरेस्ट था। बाद में इसे क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क। कब? 1974 में। और 1985 में ही ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आपका 1985 में ही क्या बन गया? यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बनाया गया थे। ठीक है, और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, अभी जो हम लोग नदी पड़े कौन सा? यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे क्या है? यहाँ पे ये स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये है कहाँ पे? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे है? तो ये जो है वो आपका असम में है। यहाँ जो है वो बाघ हो गए, एशियन एलिफेंट, एशियाई हाथी हो गए, जंगली भैंस हो गए, जो आपका स्वैम्प डिनर हो गए, ये सभी क्या किए जाते हैं? यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा? यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है इसे जो है वो 2006 में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2006 में जो है वो टाइगर रिजर्व क्या कर दिया गया? इसे घोषित कर दिया गया। कब घोषित किया गया है यहाँ पे टाइगर रिजर्व इसे? तो 2006 में जो है इसको क्या कर दिया गया यहाँ पे? तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। जैसे हम लोग पढ़े अभी काजीरंगा नेशनल पार्क, वैसे हम लोग कुछ और नेशनल पार्क देख लेते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसे हम लोग देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा? तो यूके में, मतलब उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कब बना था? यहाँ पे 1936 में। ठीक है, उसके बाद इसका पहले इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था। पहले का जो नाम था, पहले जो इसका नाम था वो क्या था? यहाँ पे हैली नेशनल पार्क था। क्या था? यहाँ पे हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट यहाँ पे
यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है इसी समय हुई थी। यहाँ पे 1973 में जो है यहाँ पे क्या हुई थी, यहीं से हुई थी। कहां से, तो यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए कौन सी नेशनल पार्क की, तो यहीं पे बात की जाए यहाँ पे गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, जो कि कहाँ पे, यहाँ पे गुजरात में, कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयन का एकमात्र क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक आवास है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए किसकी, तो यहाँ पे रत्नमभोर, रणथंभौर नेशनल पार्क की। ठीक है, तो ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, तो ये जो है वो राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क की, तो जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश में बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा सिंगा, तो यहाँ पे बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। कौन सा, तो आपका यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क की, तो जो पेरियार नेशनल पार्क है ये किसका हो जाएगा, तो ये केरला का हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। लास्ट में हम लोग बात करें यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क की, किसकी, यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क की। तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, तो वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। रॉयल बंगाल टाइगर और विश्व का सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है वो आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे सुंदरवन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ पुस्तक जो है वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। देखिए टाइम का चिंता मत कीजिए कि अभी जो है वो आपका यहाँ पे 45 मिनट हो गया तो केवल और केवल 10 क्वेश्चन किए, नहीं 10 क्वेश्चन नहीं देखे। यहाँ पे देखिए कि 10 क्वेश्चन में हम लोग कितना सीखे हैं, बहुत सारा चीज अभी तक हम लोग कम से कम 50-60 क्वेश्चन से ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन में ही। तो अब हम लोग 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइम का बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता नहीं कीजिए। यहाँ पे सिंपल से क्या दिया गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कब लिखी गई थी, तो 1944 में। और ये जो लिखी गई थी वो आपका अहमदनगर किला जेल में क्या की गई थी, यहाँ पे ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई थी 1944 में, जेल में लिखी गई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक का जो हिंदी नाम है, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो हिंदी नाम है वो आपका क्या हो जाएगा, भारत एक खोज। क्या हो जाएगा, यहाँ पे भारत एक खोज इसका हिंदी नाम है। ठीक है, प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक जो आपका भारत एक खोज इसी पुस्तक पर क्या था, यहाँ पे आधारित था। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बात किया जाए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसी से रिलेटेड और भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ पे ये किनका है, तो महात्मा गांधी का पुस्तक देख लेते हैं। यहाँ पे पुस्तक से रिलेटेड हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया था, क्या हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका हो जाएगा, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो हो जाएगा वो इनका जो पुस्तक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द बुद्धा एंड हिज धम्म। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, हु वेयर द सुद्रास। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि आपका पहले आपका पूछा जा चुका है। सभी चीज आपको कंबाइन करके एक साथ बता देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बस क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे घर में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाती है यहाँ पे जैसे स्वामी विवेकानंद, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो ये इनका जो यहाँ पे पुस्तक हो जाएगा, यहाँ पे इनके द्वारा जो फेमस पुस्तक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनके जो फेमस पुस्तक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आनंद मठ। और एक फेमस पुस्तक गीतांजलि, जो कि बहुत बार आपका रिपीटेड है, किसी ना किसी शिफ्ट में दिख ही जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर,
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो क्या था, यहाँ पे गीतांजलि था। तो आप इस बात को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है, गीतांजलि। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से आने से पहले यहाँ पे आपके सामने दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी पीडीएफ है वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप है इसमें भी आपका व्हाट्स यहाँ पे आपका पीडीएफ हो गया या फिर जो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है, एग्जाम अपडेट सारा आपका टेलीग्राम में भी क्या करता है, यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपका यहाँ पे कौन सी सिफारिश को जोड़ा गया था, कल ही हम लोग पढ़े थे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए कल हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे और आज ये जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गया, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो आपका जो भी दिया जाता है वो सभी के सभी यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज को आप बातों को क्या करिएगा, नोट्स में अच्छे तरीके से लिखते जाइएगा। और जैसे आपको बताए थे क्लास से 10 मिनट पहले और क्लास से 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, भले ही आपका 15 मिनट 20 मिनट जो भी आप टाइम लेते हैं उसमें आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे क्लास शुरू होने से पहले और क्लास शुरू होने के बाद आपको, क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, बस रिवाइज कर लेना है। इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे संविधान में शामिल किया गया था। यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, आज हम लोग इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये कौन सा पार्ट का हो जाएगा, तो पार्ट 4A हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट 4A हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 51A में लिखे गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो है वो इसमें टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो शुरुआत में जो है वो यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था, 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जो है वह यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य, जो यहाँ पे 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे क्या कर दिया गया था, यहाँ पे जोड़ा गया था, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की प्रेरणा जो है यहाँ पे कहाँ से मिली थी, तो यूएसएसआर से। कहाँ से, यूएसएसआर से ये ली गई है, संविधान में ये ली गई है, ठीक है। तो ये सभी बात को आपको क्या करना है, बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर लोक, यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, राज्यसभा के पदेन यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, मतलब कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद यहाँ पे 64 जो आपका आर्टिकल 64 है, इसमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष क्या किया गया, यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। आर्टिकल 63 जो आपका आर्टिकल 63 है, इसमें राष्ट्रपति मतलब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के पद का क्या है, यहाँ पे उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसकी जो कार्यवाही का संचालन करता है यहाँ पे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है वो समान स्थिति में वोट नहीं करता है। यदि मत जो है वो आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो क्या करता है, यहाँ पे कास्टिंग वोट देता है। राज्यसभा जो है वो अपने सदस्यों में से उप सभापति का चुनाव क्या करती है, यहाँ पे करती है, ठीक है। तो ये सभी चीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट रखना है। और इसी में आ जाता है यहाँ पे, जैसे आपका आ गया आर्टिकल 52, जैसे यहाँ पे बात की जाए इसी से रिलेटेड, तो आर्टिकल 52 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो आर्टिकल 53, जो आर्टिकल 53 है ये किसका बात करता है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, यहाँ पे निहित होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव
पावर जो होता है वो किस में निहित होती है, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति में क्या होती है, यहाँ पे निहित होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। राष्ट्रपति के चुनाव से किसमें रिलेटेड है, आर्टिकल 54 में है। अगर बात की जाए यहाँ पे आर्टिकल 56 की, तो आर्टिकल 56 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करता है, और कार्यकाल राष्ट्रपति का कितने साल का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे आर्टिकल 61 की, तो जो आर्टिकल 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये क्या लिखा गया है यहाँ पे आर्टिकल 61 में, यहाँ पे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट, ये उससे रिलेटेड बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 63 में क्या है, यहाँ पे भारत में उपराष्ट्रपति का क्या होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का पद के बारे में किस में लिखा गया है, यहाँ पे आर्टिकल 63 में। जो आर्टिकल 64 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। यही बात किसमें लिखा गया है, यहाँ पे जो आपका वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे राज्यसभा का, कौन सी सभा का, तो राज्यसभा का क्या होंगे, यहाँ पे पदेन अध्यक्ष होंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, पदेन क्या होंगे, यहाँ पे पदेन अध्यक्ष होंगे। कौन से आर्टिकल में लिखा गया, आर्टिकल 64 में लिखा गया। ठीक है, आर्टिकल 65 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 65 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली होने पर उपराष्ट्रपति जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली है तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे उपराष्ट्रपति, यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति बनेंगे, मतलब केवल कुछ टाइम के लिए जब तक यहाँ पे सीट खाली रहता है। फिर आर्टिकल यहाँ पे 66 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे आर्टिकल 66 में तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। और आर्टिकल यहाँ पे 67 की बात की जाए तो आर्टिकल 67 में क्या है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि कितने वर्ष का होता है, यहाँ पे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो लोकसभा का अगर अध्यक्ष के बारे में बात की जाए, यहाँ पे लोकसभा का अगर अध्यक्ष के बारे में बात की जाए कि लोकसभा का तो जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा की क्या करता है, यहाँ पे कार्यवाही चलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा का जो अध्यक्ष हो जाएंगे, जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा क्या, यहाँ पे राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, सॉरी अध्यक्ष नहीं, सभापति, राष्ट्र राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति भारत का क्या होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा जो है वो अपने सदस्यों में से क्या चुनती है, यहाँ पे तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से चुनती है। भारत का क्या है, यहाँ पे राज्यसभा का उपसभापति। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो निर्माण है यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का, ये कब करवाया गया था, तो 1911 में राजा जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज जो थे यहाँ पे कौन, तो जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम। और कौन हो जाएंगे यहाँ पे, रानी मैरी। और कौन हो जाएंगे यहाँ पे, रानी मैरी के भारत आगमन की क्या करता है, यहाँ पे याद में ये शुरू किया गया था यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण है वो कब जाके पूरा हुआ था, तो 1924 में ये जाके क्या हो गया था, यहाँ पे पूरा हो गया था। अगर इसमें डिजाइन की बात की जाए कि डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था, तो जो डिजाइन है वो आपका यहाँ पे जॉर्ज बीटेट ने क्या किया था, यहाँ पे इसको तैयार किया था। ठीक है, ये जो है वो आपका अरब सागर के किनारे जो अपोलो यहाँ पे बंदर पर क्या है, यहाँ पे ये स्थित है। कौन, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सभी बात को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। जैसे आपका हो गया गेटवे ऑफ इंडिया, वैसे हम लोग देख लेते हैं इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया जो हो जाएगा वो मुंबई में हो जाएगा, लेकिन जो इंडिया गेट है ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। और इसके जो वास्तुकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, सर एडविन लुटसिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इसके वास्तुकार, तो वास्तुकार जो हो जाएंगे वो यहाँ पे निर्माण का जो यहाँ पे वास्तुकार हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे सर एडविन लुटियंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो है वो आपका इंडिया गेट, ये जो है वो आपका वर्ल्ड वार जो फर्स्ट हुआ था उसमें शहीद सैनिकों की स्मृति में ये बनाया गया था। अमर जवान ज्योति की जो स्थापना हुई थी
वो कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। कौन सी, किसकी स्थापना? तो अमर जवान ज्योति की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुआ था? तो ये जो है वो 1972 में हुआ था। ठीक है, अगर यहीं पे इंडिया गेट हम लोग पढ़ लिए तो कुछ और देख लेते हैं। किसका? यहाँ पे चार मीनार। चार मीनार जो है वो कहाँ पे? तो जो चार मीनार है ये कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक बात है। इसी के साथ देख लेते हैं हवा महल। जो हवा महल हो जाएगा ये कहाँ है? तो हवा महल हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, ये बचपन में ये सब पढ़े होंगे स्कूल में। जो विक्टोरिया मेमोरियल है, जो यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल की, जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता में हो जाएगा। रानी विक्टोरिया की याद में ये बनाया गया था। जो हवा महल था ये जो है वो आपका, इसके जो निर्माता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और जो चार मीनार है, चार मीनार के निर्माता कौन हो जाएंगे? यहाँ पे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे बुलंद दरवाजा की। तो बुलंद दरवाजा जो हो जाएगा ये जो है वो कहाँ पे है? तो फतेहपुर सीकरी में। कौन सा हो जाएगा? कौन सा सीकरी? यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में। और ये जो है वो आपका गुजरात विजय की याद में बनाया गया था और इसके निर्माता कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पे बल मतलब फोर्स की एसआई यूनिट जो है वो यहाँ पे क्या है? तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। फोर्स जो है वो वह यहाँ पे धक्का है, मतलब कि जो पुश या फिर पुल है जिससे किसी वस्तु की जो गति है, दिशा या फिर आकार जो होता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पे बदला जा सकता है फोर्स से। ठीक है, और ये जो है इसका जो एसआई यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे न्यूटन हो जाता है। और इसका जो सूत्र है वो आप लोग याद रखेंगे। फोर्स बराबर क्या होता है? यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इस नियम को जो है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ बराबर एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड और बात की जाए, जैसे आपका हो गया यहाँ पे तो फोर्स का तो हो गया न्यूटन। अगर यहाँ पे जो जूल है, जूल जो है वो किसके लिए है? तो वर्क के लिए, मतलब कार्य के लिए हो जाएगा। जो आपका वाट है, जो वाट हो जाएगा वो किसका हो जाता है? यहाँ पे पावर का हो जाता है। और जो पास्कल है, पास्कल किसका हो जाएगा? तो जो पास्कल हो जाएगा वो यहाँ पे किसका हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो जो पास्कल हो जाएगा वो यहाँ पे प्रेशर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दाब का, यहाँ पे ये एसआई यूनिट होता है। अगर यहीं पे बात की जाए जो हर्ट होता है, जो हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पे वो किसका हो जाएगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पे अगर यहीं पे बात की जाए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? यहाँ पे आवृत्ति होता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे आवृत्ति होता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का क्या हो गया? एम्पियर हो जाएगा। इसके पहले हम लोग विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और हम लोग टेम्परेचर भी हम लोग देख चुके हैं। इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। लेकिन उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? अभी हम लोग उसका मीटर पढ़े थे, थर्मोमीटर। लेकिन इसका अगर एसआई यूनिट पूछा जाए, तापमान, तापमान का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक तो केल्विन हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? यहाँ पे टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रकाश तीव्रता की बात की जाए, किसकी बात की जाए? यहाँ पे प्रकाश तीव्रता की, मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश तीव्रता का मतलब क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंडेला हो जाएगा। ठीक बात है। अगर यहीं पे बात की जाए, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से पदार्थ की मात्रा। अगर यहाँ पे बात की जाए पदार्थ की मात्रा की, तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोल हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये सभी कुछ कुछ चीज आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे क्या दिया गया? पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपसे पूछा गया है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर असम। पुंगचोलम जो है वो कौन से स्टेट का जो है वो फोल्क डांस हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मणिपुर हो जाएगा। तो पुंगचोलम जो है वो मणिपुर का एक प्रसिद्ध यहाँ पे लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे तो मणिपुर जो है वो भारत के 8 क्लासिकल डांस में भी क्या है? यहाँ पे मणिपुरी डांस कल ही बताए थे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 क्लासिकल डांसों में भी क्या है? ये शामिल है, क्या? मणिपुरी। उसके बाद यहाँ पे रासलीला जो है वो मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, क्या? रासलीला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मणिपुर का बात की जाए तो यहाँ पे जो मणिपुर है, यहाँ का जो फेमस यहाँ पे फोल्क डांस हो जाएगा, जैसे आपका हो गया पुंगचोलम, तो एक लिखा हुआ है ही है। उसके बाद और क्या हम लोग देख सकते हैं? यहाँ पे थावल, क्या देख सकते हैं? यहाँ पे थावल चोंगम, चोंगवा। उसके बाद यहाँ पे क्या देख सकते हैं? लाई, हरा ओबा। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे? तो रासलीला।
और हम लोग क्या है यहाँ पे, और कौन सा डांस हो जाएगा, खोसा रोला, खोसा रोल। ठीक है, ये सभी मणिपुर के हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे नागालैंड की, तो नागालैंड की क्या हो जाएगा, चांगलो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जेलियांग। उसके बाद क्या हो जाएगा, खूपी लिली। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको क्या याद रखना है, बम्बू डांस। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे मिजोरम का चेराव। और क्या याद रखना है, यहाँ पे खुला आम, फालम। और क्या याद रखना है, यहाँ पे चाई। और क्या याद रखना है, यहाँ पे सलार्म, सलार्म काई। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, चहललम। फिर आपका असम का आपको बताए थे, यहाँ पे बिहू बताए थे। देखिए उस समय आपको एक ही बताए थे, लेकिन अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पे बगरुम्बा, बगरुम्बा हो गया, भोरताल हो गया। और क्या हो जाएगा, झूमर। झूमर भी कहाँ का है, यहाँ पे असम का है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देवधानी हो जाएगा। ये सभी जो है वो कहाँ के हो जाएंगे, असम के हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, कल का ही क्वेश्चन। कल हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़े थे, क्या देखे थे, यहाँ पे बोला गया है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष जो है वो शुरू की गई थी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, यहाँ पे 1951 में हो जाएगा। 1 अप्रैल, क्या यहाँ पे 1 अप्रैल 1951 में क्या की गई थी, इसे शुरू की गई थी। इसका, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या हो जाएगा, कृषि, सिंचाई और यहाँ पे ग्रामीण विकास से रिलेटेड हो जाएगा। कल हम लोग क्या कर चुके थे, यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो इसको फिर से हम केवल बोलकर जो है वो आपका फिर से रिवीजन करवा देते हैं। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ये आपका 1951 से कहां तक हो जाएगा, 1956 में। जो कौन से मॉडल पे आधारित है, यहाँ पे हैरोडोमल मॉडल पे आधारित है। ठीक है, इसका मुख्य फॉर्म यहाँ पे फोकस किस पे था, तो यहाँ पे कृषि और सिंचाई पे था। जो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से 1961 में, 1961 तक था। इसका जो मुख्य यहाँ पे फोकस हो जाएगा, जल्दी से बताइए किस पे था, तो हैवी इंडस्ट्री पे था। इस, ये जो कौन सा मॉडल पे आधारित था, जल्दी से बताएंगे, पीसी महानबोलिस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड 5 ईयर प्लान था, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक था, तो 1961 से 1966 तक था। किस पे फोकस था, तो इसका जो सेल्फ सफिशियंसी मतलब कि आत्मनिर्भरता, निर्भरता पर और कृषि पे ये आधारित था। और इसी दौरान 1965 में क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 में क्या हुआ था, तो 1965 में इसी समय सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत, सेकंड 5 ईयर समय ही क्या हुआ था, यहाँ पे भारत और पाक क्या हुआ था, यहाँ पे युद्ध हुआ था। कब, 1965 में। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे प्लान हॉलीडे मतलब योजना अवकाश। और ये जो योजना अवकाश है ये आपका कब से कब तक चला था, तो 1966 से 1969 तक चला था। इस दौरान जो है वो आपका 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो क्या की गई थी, यहाँ पे एनुअल प्लान्स जो है वो चलाई गई थी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ 5 ईयर प्लान की। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो आपका कब से कब तक था, तो 1969 से 1974 तक। कब से कब तक, तो 69 से 74 तक। इसका नारा क्या था, यहाँ पे विकास के साथ स्थिरता मतलब ग्रो विद स्टेबिलिटी, यहाँ पे ये नारा दिया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान में। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में यहाँ पे देखे थे कल हम लोग 5 IIT के बारे में, याद है ना क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कल वाला क्लास आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारा क्लास जो है वो आप लोग को देखते जाना है, यहाँ पे सीरियल वाइज एक दूसरे से क्या रहेगा, लिंक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था, इस जो है वो आपका कब से कब तक चला था, तो 1974 से 1979 तक चला था। जिसमें हम लोग क्या, यहाँ पे इसमें क्या नारा था, तो गरीबी हटाओ का नारा था। क्या नारा था, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा था। ठीक है, और जो प्रथम IIT था वो कौन सा था, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। ठीक है, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये भी हम लोग कल देखे थे कि लास्ट जो था वो आपका यहाँ पे क्या था, तो लास्ट आपका यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और ये कब से कब तक था, तो 2012 से 2017 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये सभी चीज को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह क्या लाया गया था, यहाँ पे नीति आयोग यहाँ पे बनाया गया था। ये भी चीज हम लोग क्या कह चुके हैं, कल पढ़ चुके हैं। तो वही सारा चीज आपका फिर से रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अशोक होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य होंगे कि बिंदुसार या फिर दशरथ मौर्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो कब की थी, तो 322 ईसा पूर्व में की थी। किनकी मदद से, तो इनके जो मदद करता थे वो कौन थे, तो यहाँ पे कौटिल्य। कौन हो जाएंगे यहाँ पे, कौटिल्य। कौटिल्य या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है यहाँ पे, विष्णुगुप्त, या फिर आचार्य यहाँ पे चाणक्य। इन्हीं की मदद से क्या की थे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और किनको हराकर किए थे यहाँ पे ये स्थापना, तो धनानंद। इसके पहले क्या चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। तो इन्हीं धनानंद को हराकर क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हीं के समय में आए थे कौन, यहाँ पे मेगास्थनीज आए थे। कौन आए थे यहाँ पे, मेगास्थनीज आए थे। और मेगास्थनीज का जो पुस्तक है वो कौन सा हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। और ये तो एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है कि यहाँ पे मेगास्थनीज जो पुस्तक है वो किनके है, तो मेगास्थनीज जो पुस्तक है वो इंडिका का है। ठीक है, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की जो यहाँ पे राजधानी थी वो कौन सी थी, तो यहाँ पे इनके समय जो राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। क्या थी, यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, आज के वर्तमान टाइम में यहाँ पे पटना कहा जाता है। ठीक है, और जीवन के अंत में ये जब यहाँ पे जीवन का जब इनका अंत होने लगा, तो जीवन के अंत में इन्होंने क्या किया था, कौन से धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म को अपनाया था। और जैन धर्म को अपनाने के बाद ये जो है वो संलेखना विधि से कहाँ प्राण त्याग करने चले गए थे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये जो है वो जैन धर्म अपनाया और जो है वो श्रवण बेलगोला में किनके साथ गए थे, ये जल्दी से बताएंगे आप लोग। श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला जो है वो कहाँ पे है, तो श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक। तो कर्नाटक में संलेखना द्वारा क्या किए थे, यहाँ पे प्राण त्यागे थे। ठीक है, यहाँ पे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कब किए थे स्थापना, 322 में। किनकी मदद से, चंद्र यहाँ पे कौटिल्य की मदद से। इन्हीं को क्या बोला जाता है, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य बोला जाता है। और इसकी जो यहाँ पे मेगास्थनीज इन्हीं के समय में आए थे और इनकी पुस्तक क्या थी, यहाँ पे इंडिका थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं कौन, यहाँ पे बिंदुसार। कौन आते हैं यहाँ पे, बिंदुसार आते हैं। और बिंदुसार जो है वो कब बनते हैं यहाँ पे, तो 298 में आते हैं। और इनके समय में जो यूनानी राजदूत आए थे वो कौन आए थे, तो इनके समय में जो यूनानी राजदूत आए थे वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे डायमेक्स हो जाएंगे। तो डायमेक्स जो थे वो किनके समय में आए थे, तो यहाँ पे बिंदुसार के समय में आए थे। और इन्हें जो है वो अमित्र घात भी कहा जाता है, बिंदुसार को। बिंदुसार को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, अमित्र घात भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको क्या रखना है, यहाँ पे नोट रखना है। उसके बाद आते हैं कौन, अशोक। अशोक जो है वो 273 में क्या बने गए थे, यहाँ पे ईशा पूर्व में क्या बन गए थे, यहाँ पे राजा बने थे। और 261 में, 261 में क्या किए थे, इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। 261 में क्या किया था, यहाँ पे कलिंग युद्ध किए थे। कौन यहाँ पे, तो कलिंग युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे यहाँ पे, बहुत यहाँ पे तो अशोक थे। और ये जो अशोक थे वो कौन से धर्म से रिलेटेड थे, तो ये जो अशोक थे यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, धर्म का प्रचार किया था यहाँ पे। और तीसरी बौद्ध संगीति, जो थर्ड आपका यहाँ पे जो बौद्ध संगीति हुआ था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे थर्ड जो बौद्ध संगीति हुआ था वो किनके समय में हुआ था, यहाँ पे अशोक के समय में हुआ था। और जो पिलर एडिक्ट्स, जो स्तंभ लेख हो जाएगा और जो शिला लेख हो जाएगा वो किनके द्वारा जारी किए गए थे, अशोक के द्वारा ही जारी किए गए थे। और अशोक की जो मृत्यु हो गई, यहाँ पे अशोक की जो मृत्यु होगी वो कब हुई थी, तो जो अशोक की मृत्यु हो गई थी यहाँ पे कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की क्या यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है वो मौर्य साम्राज्य क्या हो गया था, धीरे धीरे कमजोर हो गया था। और लास्ट में कौन आते हैं, तो लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे 185 ईसा पूर्व में। कौन आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बृहद्रथ आते हैं। कौन आते हैं यहाँ पे, बृहद्रथ आते हैं यहाँ पे। ठीक है, मौर्य वंश का ये क्या हो जाएंगे, अंतिम शासक हो जाएंगे। ये कौन हो जाएंगे, यहाँ पे अंतिम शासक हो जाएंगे। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था यहाँ पे, तो इसकी हत्या कर दी थी कि कौन किए थे यहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कौन किए थे यहाँ पे, पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया था, यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या कर दिया था। और इसके स्थान पर कौन वंश आ गया था, शुंग वंश आ गया था। तो ये रहा हम लोग का मौर्य वंश का पूरा हिस्ट्री। बस आपको यहाँ पे केवल और केवल रिवाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे।
किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल होगा कि सूर्य होगा कि बुध होगा कि बृहस्पति होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे शुक्र हमारा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। शुक्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे अर्थ ट्विंस कहा जाता है, और ये जो है वो सूर्य से जो है वो दूसरा ग्रह है। सूर्य से यहाँ पे ये सेकंड ग्रह हो जाएगा यहाँ पे। और सौर मंडल का जो है सबसे गर्म जो ग्रह हो जाएगा, वो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन हो जाएगा? यहाँ पे वेनस हो जाएगा। इसका जो शुक्र का जो तापमान है वो लगभग कितना डिग्री होता है? तो 465 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सूर्य पर जो है यहाँ पे शुक्र पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है यहाँ पे। और इसी शुक्र को क्या कहा जाता है? यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, मतलब भोर का तारा। किसका तारा? भोर का तारा। और इसी ही क्या कहा जाता है यहाँ पे? सांझ का तारा। तो सांझ का तारा और भोर का तारा जो है वो किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे क्या है? पृथ्वी की जुड़वा वाहन है, ठीक है। और ये जो शुक्र है ये आपका क्या करता है? यहाँ पे पूर्व से क्या करता है? यहाँ पे पश्चिम दिशा में क्या करता है? ये घूमता है। कौन? तो वेनस, मतलब कौन? शुक्र, ठीक है। और शुक्र का कोई भी यहाँ पे प्राकृतिक उपग्रह जो है वो नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग का है ना यहाँ पे मुंह, तो वैसे ही यहाँ पे शुक्र का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए बुध की, तो जो बुध है वो सबसे निकट है और सबसे छोटा है। जो यहाँ पे मरकरी है, जो यहाँ पे आपका बुध है, ये क्या हो जाएगा? सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट है। किसके? यहाँ पे सूर्य के। और यही जो यहाँ पे मरकरी है वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन हो जाएगा? यहाँ पे मरकरी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। वेनस तो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे? पृथ्वी के बारे में। तो जो पृथ्वी है वो आपका क्या हो जाएगा? जीवन वाला एकमात्र जो यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। अभी हम लोग कहाँ पे है? पृथ्वी पे तो है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीवन पॉसिबल है। और इसका एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन हो जाएगा? यहाँ पे चंद्रमा हो जाएगा, मतलब कौन हो जाएगा? यहाँ पे मून हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे मरकरी हो गया पहला, उसके बाद दूसरा नजदीक कौन हो जाएगा? वेनस। उसके बाद क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसका? यहाँ पे मंगल का। उसके बाद बात करते हैं किसका? यहाँ पे मंगल। मंगल बोले तो क्या है? यहाँ पे मार्स, ठीक है। तो मार्स जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट, मतलब लाल ग्रह बोलते हैं। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो यहाँ पर का, वो कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओलिम्पस मोन्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ओलिम्पस क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोन्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। उसके बाद बात की जाए किसकी? तो यहाँ पे बृहस्पति की, मतलब कि जुपिटर की, बृहस्पति की, ठीक है, जुपिटर की, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सबसे अधिक उपग्रहों वाले ग्रहों में क्या है? यहाँ पे इसके पास सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे क्या है? उपग्रह है। ग्रेट रेड स्पॉट के लिए ये क्या है? यहाँ पे ग्रेट रेड स्पॉट के लिए क्या है? यहाँ पे ये बृहस्पति जो है वो क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है किसकी? यहाँ पे सैटर्न की, मतलब शनि की, ठीक है। शनि की बात की जाए तो इसमें जो है वो सुंदर सुंदर क्या है? यहाँ पे सबसे सुंदर जो है वो क्या है? रिंग्स है। इसमें जो है वो क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे रिंग्स पाए जाते हैं। उसके बाद बात की जाए किसकी? यहाँ पे अरुण की बात की जाए, मतलब यूरेनस की। तो ये जो है वो अपनी धुरों पर लेटा हुआ ग्रह है। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे टिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे टिल्टेड प्लैनेट बोलते हैं। टिल्टेड प्लैनेट बोलने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये अरुण जो है वो अपनी धुरी पर लेटा हुआ ग्रह है। ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्लास में उम्मीद करते पढ़े होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग का बात आता है यहाँ पे किसका? नेपच्यून का, मतलब वरुण का। तो वरुण जो है वो सबसे दूर है सूर्य से, क्या है? सबसे दूर है, ठीक है। ये जो नेपच्यून है वो दूर से सबसे दूर है। यहाँ पे सबसे तेज हवाएं जो है वो फास्टेस्ट विंड, सबसे तेज हवाएं जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो सबसे तेज हवाएं जो है वो वरुण पे ही पाई जाती है, ठीक है।
चलिए ये सभी जो हम लोग का क्या था यहाँ पे सोलर सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो सारे पूरे प्लेनेट को हम लोग देख लिए, यहाँ पे मार्स हो, मरकरी हो, जुपिटर हो, अरुण वरुण सभी लोग हम लोग देख लिए। तो ये सभी चीज को आप लोगों को नोट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट या फिर प्लाज्मा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेटलेट्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होगा वो क्या होगा, खून का थक्का बनाना है, ठीक है। और प्लेटलेट्स को जो है वो थर्मोसाइट्स क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी थ्रोम्बोसाइट्स ही बोला जाता है, हिंदी में ये थ्रोम्बोसाइट्स से बोला जाता है। प्लेटलेट्स का जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में। प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो बोन मैरो में होता है, ठीक है। और शरीर में जो सामान्य प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो 1.5 लाख से यहाँ पे 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर होती है। कितने होते हैं यहाँ पे, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रो लीटर होती है, ठीक है। और डेंगू होने पर जो है वो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत ही तेजी से क्या होती है, यहाँ पे कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है, इसका जो जीवन काल है वो लगभग कितना होता है, तो इसका जो जीवन काल है वो लगभग जो है वो 7 से 10 दिन इसका क्या रहता है, यहाँ पे जीवन काल रहता है। अगर यहीं पे बात की जाए जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स क्या करती है, यहाँ पे शरीर के सभी भागों तक क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करती है, यहाँ पे पहुंचाती है, ठीक है। ये जो है वो क्या करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन को सभी भागों में पहुंचाती है रेड ब्लड सेल्स। इनमें जो है वो क्या पाया जाता है, तो इनमें जो है वो यहाँ पे हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। फिर बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो क्या करती है, यहाँ पे रोगों और संक्रमण मतलब क्या करती है, यहाँ पे इन्फेक्शन से क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो बचाती है। इन्हें जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इन्हें जो है वो शरीर के सोल्जर ऑफ द बॉडी, मतलब इन्हें जो है वो शरीर का क्या कहा जाता है, यहाँ पे सैनिक कहा जाता है। शरीर का सैनिक कौन हो जाएगा, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएगा। जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कई वर्षों तक इसका हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का जो लिक्विड पार्ट, मतलब जो रक्त का जो आपका यहाँ पे तरल पार्ट होता है, ये जो है वो ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड का तरल पार्ट। तरल पार्ट मतलब क्या, यहाँ पे लिक्विड वाला पार्ट, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा होता है। और हेमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पे ये रक्त को क्या देता है, यहाँ पे लाल रंग। तो लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, यहाँ पे लेकर जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, थक्का जमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है यहाँ पे। तो भारतीय संविधान फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के जनक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और ये जो भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के भी क्या थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्रारूप समिति के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो कौन थे, यहाँ पे प्रारूप समिति बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन सा कमिटी, तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान जो है वो कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान जो है ये जो है वो आपका अपनाया गया था। भारतीय संविधान जो है वो कब अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान जो है वो आपका 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, यहाँ पे अपनाया गया था। लेकिन पूरे देश में जो है वो कब लागू किया गया यहाँ पे, तो पूरे देश में जो है वो लागू जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, यहाँ से
लागू कर दिया गया था, अपनाया गया 26 नवंबर को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 26 नवंबर को क्या मनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान दिवस। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं यहाँ पे, संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं यहाँ पे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे मूल संविधान, जो अभी हम लोग का जो प्रेजेंट है, पहले जो आपका जब बना था संविधान उसमें कितनी थी यहाँ पे, तो मूल संविधान में कितनी थी यहाँ पे, अनुच्छेद आर्टिकल कितनी थी, तो 395 आर्टिकल्स थे। प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे जब यहाँ पे अपनाया गया तो उस समय की बात की जा रही है। 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे और 8 क्या थी यहाँ पे, शेड्यूल्स थी, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी प्रेजेंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में हो जाएंगे कितने भाग, तो 25 पार्ट्स हो जाएंगे। कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 25 पार्ट्स हो जाएंगे। 12 अनुसूची हो जाएगी, 12 क्या हो जाएंगे, शेड्यूल्स हो जाएंगे। और इसमें से 2 शेड्यूल्स हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसमें उसके बाद हम लोग जब आर्टिकल्स की बात की जाए तो 450 से ज्यादा आर्टिकल क्या हो चुके हैं यहाँ पे, अभी इसमें प्रेजेंट में अभी हैं। तो इसका क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन हो जाएंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आज आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि पूरे टॉपिक को क्या कर लिया होगा, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। अगर आज के क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर जो है वो आपको जरूर यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, क्लास नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखिएगा यहाँ पे 4 से 5 क्लास तो बहुत कम है, 5 से 6 क्लास आपको करते करते जो है वो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। इतने सारे जब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बार बार आपका माइंड जो है वो बहुत सारी चीज, यही सब चीज आपका वापस से रिपीट करेगा, तो वो जो है वो आपका फिक्स एकदम परमानेंट, एकदम फेविक्विक की तरह क्या होगा यहाँ पे आपके माइंड में चिपक जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ऐसे ही नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सभी लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।